कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। एसआर के हत्थे चढ़ा शिखर मांग रहा है उससे रहम की भीख। इस सब में अनजान वेदिका कर रही है एसआर का अपने घर पर इंतजार। एक बार फिर अंबर और एसआर के बीच नहीं हो पाई बात, जिस वजह से एसआर ऐसे नहीं जान पाया अंबर के वर्क प्रोफाइल के बारे में। नशे में डूबे अभिमान के पास आया उसके दोस्त तनिष्क का कॉल। बदले की तड़प में अभिमान मान रहा है एसआर की खैर। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है कहानी के इस भाग में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक कैंडिड अमन यानी कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पर RJAman02 लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। वहां पर आकर आप मुझसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। एसआर की बुलंद आवाज सुनने के बाद वेदिका और अंबर दोनों खामोश हो चुकी थी। वेदिका तो अच्छे से जानती थी कि एसआर की बात ना मानने का क्या नतीजा हो सकता है। एसआर घर में दाखिल हुआ, इसके बाद तो तेज कदमों से वो अपने रूम की तरफ बढ़ चुका था। वेदिका को एसआर किसी जल्दी में लग रहा था। वेदिका ने एसआर को नहीं टोका। इस वक्त अंबर भी अपने भाई एसआर से अपने आज के दिन और अपनी कंपनी के बारे में बात नहीं कर पाई। एसआर कुछ ही पलों में वापस लौटकर नीचे आया। उसके हाथ में एक गन थी। वेदिका और अंबर दोनों ही एसआर के हाथ में गन देखकर घबरा चुकी थी। एसआर तेज कदमों से दोनों के बीच से गुजर चुका था। वेदिका और अंबर दोनों ही एसआर को बस जाता हुआ देख रही थी। वेदिका ने खुद से कहा, अब किसकी शामत आई है? लेकिन उसके इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। एसआर वहां से जा चुका था। एसआर अपनी कार की तरफ बढ़ा और एसआर के एक आदमी ने उसके लिए कार के पीछे का डोर खोल दिया। एसआर कार में बैठ चुका था। अब उसकी कार तेजी से उसके ठिकाने की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे उसकी मंजिल पास आ रही थी वैसे वैसे एसआर की पकड़ अपने हाथ में ली हुई गन पर कसती जा रही थी। एसआर वहीं जा रहा था जहां उसने उस लड़के शिखर को ले जाने के लिए कहा था। एसआर की कार पर तेजी से ब्रेक लगा और एसआर अपने आदमी के कार का डोर खोलने से पहले ही खुद अपनी कार का डोर खोलकर बाहर आ चुका था। एसआर को आते देखकर वहां मौजूद उसके सभी आदमियों ने अपना सर झुका लिया। एसआर ने उनमें से एक आदमी से कहा, कहां है वो लड़का? उस आदमी ने एसआर को बताया, सर जैसा कि आपने कहा था हमने उसे लास्ट वाले रूम में बंद किया हुआ है। तब से चीख और चिल्ला रहा था वो और बार बार पूछ रहा था कि उसे क्यों पकड़ा हुआ है। एसआर ने अपने उस आदमी से पूछा, तो तुमने क्या जवाब दिया? एसआर के उस आदमी ने घबराते हुए एसआर को जवाब दिया, सर एक्चुअली तो रीजन मुझे भी नहीं पता। एसआर ने अपने उस आदमी के कॉलर को पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ अंदर उसी रूम की तरफ ले गया। एसआर के आदमी की हालत सोचकर ही खराब हो चुकी थी कि शायद अब एसआर के गुस्से का शिकार वो होने वाला है। एसआर ने उस रूम के बाहर खड़े पहरेदार से रूम का डोर खोलने के लिए कहा। उस दौरान भी एसआर ने अपने उस आदमी का कॉलर मुट्ठी में थामा हुआ था। रूम का डोर खोलते ही एसआर ने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद उसने नीचे झुकते हुए उस आदमी के बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, लगता है तुम नए भर्ती हुए हो। तुम्हें नहीं पता कि जब इस रूम में मैं किसी को लाने के लिए बोलता हूं तो उसका क्या कारण होता है? एसआर और उसके आदमी के बीच होती इन बातों को वहीं कुर्सी से बंधा शिखर भी सुन रहा था। शिखर की तो सोचकर ही हालत खराब हो रही थी। शिखर एसआर को अच्छे से पहचान गया था। वो जानता था कि एसआर वेदिका का हस्बैंड है, लेकिन उसे वहां क्यों लाया गया इसका कारण तो शिखर अभी भी नहीं जानता था। एसआर ने अपने नजदीक में खड़े बाकी के आदमियों से कहा, इसे ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। आज के बाद मुझे मेरे किसी भी खास काम के लिए इस तरह के लोग नजर नहीं आने चाहिए। जिसे इस रूम के होने का मतलब भी मालूम नहीं है, उसे ये ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बात मुकम्मल करते ही एसआर चेयर से बंधे शिखर की तरफ पलटा। एसआर की खतरनाक निगाहों को अपने ऊपर नोटिस करते ही शिखर के तो प्राण निकलने वाले थे। शिखर अब तक के इस मंजर को देखकर बुरी तरह से घबरा चुका था। एसआर ने चेयर से बंधे शिखर के चेहरे को अपने एक हाथ में भींचते हुए उससे पूछा, आई थिंक तुम्हें अब याद तो आ गया होगा ना कि तुम यहां क्यों आए हो, क्योंकि अगर मुझे याद दिलाना पड़ा तो मेरा तरीका थोड़ा टेढ़ा होगा। तुम्हें ना तो पसंद आएगा और ना ही तुमसे बर्दाश्त होगा। शिखर ने हकलाते हुए एसआर को जवाब दिया, सर आपको मेरा वेदिका से बात करना अच्छा नहीं लगा, बट सर आई एम रियली सॉरी।
मैं नेक्स्ट टाइम इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं वेदिका के आसपास भी नजर नहीं आऊंगा। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। मेरी मॉम मेरा घर में इंतजार कर रही हैं। एसआर ने अपने सर को 360 डिग्री में घुमाया। इसके बाद उसने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। एसआर हंसते हंसते अचानक से रुका और उसने शिखर के चेहरे के सामने झुकते हुए कहा, अरे यार, मॉम का नाम लेकर तूने तो मुझे इमोशनल कर दिया। अपनी बात पूरी करते ही एसआर ने नजदीक में खड़े अपने आदमियों से पूछा, लाओ भाई लाओ, पहले इसे इसकी गलती याद दिलाई जाए, इसके बाद तो इसकी मॉम के आंचल में छोड़कर आना है ना इसको। वहां खड़े एसआर के सभी आदमी अब हंसने लगे थे। एसआर भी उनके साथ ही हंस रहा था जब अचानक से वो खामोश हो गया। एसआर ने चेयर से बंधे शिखर के बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसकी गर्दन को पीछे की तरफ खींचा और उसके चेहरे के नजदीक आते हुए कहा, वेदिका को हाथ लगाने की हिम्मत की थी तूने? तुझे पता भी है वो किसकी वाइफ है? एसआर उर्फ संकल्प रायचंद की। किसी की हिम्मत नहीं कि एसआर की किसी भी चीज की तरफ नजर डाल सके, और तूने तो फिर भी एसआर की बीवी पर नजर डालने की हिम्मत की। अब इसकी भरपाई किए बिना तो मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। मैं तुझे ऑप्शन दे रहा हूं, चूज एनीवन। हाँ। अपनी बात कंप्लीट करते ही एसआर सीधा खड़ा हुआ, जिसके बाद उसने अपनी चेयर से बंधे शिखर से कहा, पहला ऑप्शन है कि अब मैं तेरी एक आंख निकाल लेता हूं, उसके बाद बचेगी तेरे पास एक आंख जिससे तू अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। शिखर ने जब एसआर की इन खतरनाक बातों को सुना तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। उसे सजा मिल रही थी सिर्फ वेदिका को छूने की। एसआर ने जब शिखर के चेहरे की तरफ देखा तो शिखर से कहा, आई थिंक तुझे मेरा फर्स्ट ऑप्शन पसंद नहीं आया ना, लेट मी गिव यू अनदर ऑप्शन। मैं तेरे एक हाथ को ना काट देता हूं, तो तुझे चूज करना है कि कौन सा हाथ तुझे गंवाना है। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिखर ने अब गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, सर प्लीज प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज सर, मुझे प्लीज जाने दीजिए सर। मैं आइंदा से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं वेदिका की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। प्लीज सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, प्लीज सर। एसआर ने मुस्कुराते हुए चेयर से बंधे शिखर से कहा, तूने मेरा तीसरा ऑप्शन तो सुना ही नहीं। क्या तेरी मॉम ने तुझे नहीं सिखाया कि बिना पूरी बात सुने बीच में नहीं टोकना चाहिए? व्हाट इफ मैं तुझे यहां से भागने का मौका दूं? ओह सॉरी, जिंदा भागने का और मेरी नजरों से हमेशा के लिए ओझल होने का। तो क्या तू किस ऑप्शन को चूज करेगा? शिखर ने घबराते हुए एसआर को जवाब दिया, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, मैं ये सिटी छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आपको फिर मेरा चेहरा कभी देखने को नहीं मिलेगा, बट प्लीज जाने दीजिए सर। एसआर ने नजदीक में रखी एक चेयर खींची और उसे शिखर के सामने रखते हुए उसके ऊपर बैठ गया। एसआर ने शिखर से कहा, तेरे पास आज रात तक का टाइम है। मैं तुझे कल से इस शहर में नहीं देखना चाहता हूं, ठीक है ना? शिखर ने फौरन हाँ में सर हिलाया। एसआर अपनी जगह से उठा और उसने अपने एक आदमी से कहा, ले जाओ इस लड़के को और ससम्मान इसे इसके घर पर छोड़ कर आओ। लेकिन ध्यान रहे, कल से ये लड़का इस शहर में नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कल ये शहर में नजर आया तो वो उसका आखिरी दिन बना देना। शिखर ने फौरन हाँ में सर हिलाते हुए उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, जिसके बाद से वहां से अपने घर जाने के लिए शिखर निकल चुका था। इधर वेदिका और अंबर ने काफी समय तक एसआर का जाकर वेट किया और उसके आने का इंतजार करती रही। लेकिन जब एसआर को आने में लेट हुआ तो अंबर सोने के लिए जा चुकी थी। अंबर को सुबह समय पर ऑफिस पहुंचना था। वेदिका भी अब तक वेदिश को मासी के पास सुलाकर आ चुकी थी। वेदिका चेंज करने के लिए सोफे पर लेटी एसआर के बारे में ही सोच रही थी। वेदिका ने गहरी सोच में डूबते हुए खुद से कहा, पता नहीं आज किसकी शामत आई होगी जो एसआर अपने साथ गन लेकर गए हैं। कहीं उनका निशाना मेरे वैदिक भाई तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई तो वैसे ही सदमे में है। पहले युक्ति भाभी, उनके बाद वैदिश, तीनों ही उनसे दूर हो चुके हैं। हे भगवान, अब और परीक्षा मत लेना मेरे भाई की। भगवान से अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हुए वेदिका कुछ ही समय में गहरी नींद में सो चुकी थी। रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास एसआर के रूम का डोर खुला। एसआर वापस आया था। रूम में जल रही येलो डिम लाइट की रोशनी में
एसआर की नजर सोफे पर सुकून से सो रही वेदिका पर जाकर ठहर गई। एसआर वहां से सीधे अपने बेड की तरफ बढ़ चुका था। एसआर ने खुद से कहा, ऐसे कैसे इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा किसी और के खुद को छूने से, और मैं ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा हूं। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। आई शुड फोकस ऑन माई गोल। बजाज फैमिली को सड़क पर लाना अभी बाकी है संकल्प। तुझे अगर कुछ सोचना है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। अपनी सोच को डाइवर्ट करने के बाद एसआर ने अपनी पहनी हुई शर्ट को निकालकर वहीं बेड पर साइड में रख दिया। आज भी एसआर अपनी बहन अंबर से उसकी कंपनी के बारे में बात नहीं कर पाया। फिलहाल के लिए एसआर सुकून से सो चुका था। इधर अभिमान, जो बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था, उसका फोन अचानक से बजने लगा। अभिमान ने अपनी नजर उधर दौड़ाई तो उसके फोन पर इस समय तनिष्क का कॉल आ रहा था। अभिमान ने अपने दोस्त तनिष्क का फोन उठाया तो इधर से तनिष्क ने अभिमान से पूछा, हेलो, कैसा है अभिमन्यु अब? अभिमान ने नशे की हालत में लड़खड़ाती आवाज में कहा, वैसा ही है जैसा पहले था। मैं कितना बेकार और बेबस भाई हूं ना तनिष्क, जो अपने भाई को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तनिष्क ने अभिमान को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है भाई, अगर तुझे पता होता तो तू क्या अपने भाई को हर्ट होने देता? तू है कहाँ इस वक्त? हाँ, तेरी आवाज इतनी लड़खड़ा कर क्यों आ रही है? अभिमान ने तनिष्क को जवाब दिया, कहाँ हो सकता हूं, अपने घर पर हूं यार। तनिष्क ने अभिमान से कहा, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास। अभिमान ने सिर्फ में जवाब दिया और फोन रख दिया। अभिमान ने खुद से कहा, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा तुझ तक पहुंचने का एसआर। इतनी आसानी से तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। अभिमान अभी इस बात से अनजान था कि रास्ता खुद उसके पास चलकर आ चुका है। अक्सर आदमियों की दुश्मनी में बदला लेने का जरिया औरतें ही बनती है। यही कुछ अब एसआर के साथ भी होने वाला था। ना तो अंबर इस बात से वाकिफ थी कि उसके भाई एसआर की उसके बॉस अभिमान से दुश्मनी है, और ना ही एसआर और अभिमान दोनों में से किसी को अंबर के अभिमान के साथ काम करने के बारे में पता है। क्या होगा जब अभिमान को पता चलेगा कि इसका बदला लेने का रास्ता खुद चलकर उसके पास आया है? किस तरह से एसआर से बदला लेगा अभिमान? क्या अंबर भी चढ़ेगी दोनों के बीच के बदले की भेंट? इन तीन परिवारों की दुश्मनी आखिर क्या रंग लाएगी? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।